तुझसे इश्क किया है मैंने बेइंतहा। हेलो डियर बटरफ्लाइज, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो बिना कुछ कहे आते हैं सीधे स्टोरी पे, जिसका नाम बेइंतहा द मैरिज एंड फोर्स सीजन 2 पार्ट 10। जिसके प्रीवियस पार्ट में आपने सुना था, जो आरज़ू थी वो सीधे ईशानवी के ऊपर से उठकर एक ऑटो ढूँढती है और सीधे उस ऑटो में बैठकर वहाँ से चली जाती है। पर एक बार वो मुड़कर ज़रूर देखती है ईशानवी की तरफ। वो जो ईशानवी थी वो भी बस देख रही थी आरज़ू को जाते हुए, जब तक ऑटो उसकी नज़रों से ओझल नहीं हो जाता है। जो ईशानवी थी वो उस ऑटो को देखना बंद नहीं करती है। जैसे ही ऑटो उसकी नज़रों से ओझल हो जाता है, जो ईशानवी होती है अपने दोनों हाथों को लाती है अपने बालों की तरफ और बालों को पीछे करते हुए बस उसी डायरेक्शन में देख रही थी जहाँ आरज़ू का ऑटो गया था। उसकी आंखों में थोड़ा सा गुस्सा था, पर उसे अच्छा फील हो रहा था कि कोई तो है जो लड़ सकता है उसके साथ, वरना आज तक किसी भी लड़की की हिम्मत नहीं हुई कि वो ईशानवी के साथ लड़ सके, क्योंकि ईशानी की पावर की वजह से कोई उससे पंगा लेता नहीं था। इसलिए जो ईशानवी है उसे लाइक एक प्रिंसेस की तरह ट्रीटमेंट मिल रही थी, जो अब ऐसा लग रहा था कि ख़त्म हो रही है। अब आगे इधर जो ईशानवी थी जो उस डायरेक्शन में देख रही थी, वो अब आती है कार की तरफ और कार पे बहुत ही तेज़ अपना हाथ मारती है और फिर इधर-उधर कुछ ढूँढने लगती है। तभी उसे एक ऑटो दिखता है। तो जो ईशानवी होती है वो आती है उस ऑटो के सामने और वो ऑटो रोकने की कोशिश करती है। पर कभी उसने ऑटो या इन चीज़ों में बैठी नहीं है, तो उसे कैसे क्या रोकते हैं उस चीज़ का भी अंदाज़ा उसे नहीं था। वो हमेशा सुपर कार्स और रोल्स रॉयस इन सब में उसने ट्रैवल किया है, तो उसे ऑटो कैसे रोकते हैं इस चीज़ का भी अंदाज़ा उसे नहीं था। बट फिर भी जो ईशानवी है वो सीधे ऑटो के सामने आ जाती है। तो जो ऑटो था वो रोक देता है। तो ईशानवी कहती है, कपूर मैंसन सर। जो आदमी था पहले वो ऊपर से नीचे तक दिखता है ईशानवी को और कहता है, जी। इतना कहते हुए जो ईशानवी थी वो उस ऑटो में बैठ जाती है। जैसे ही वो ऑटो में बैठती है उसे थोड़ा-सा अजीब फ़ील होता है। कभी वो ऑटो में बैठी नहीं है, इसीलिए उसे बहुत ही ज़्यादा अजीब फ़ील होता है। ईशानवी कहती है, क्या आपका फ़ोन मिल सकता है? तो जो ड्राइवर होता है वो हाँ में सिर हिलाता है और अपना फ़ोन दे देता है। इधर जो ईशानवी है वो किसी को कॉल करती है, थोड़ी बहुत बात करती है और फिर वो फ़ोन उस ड्राइवर को दे देती है। इधर लगभग 10 ही 15 मिनट हुए थे, तभी बहुत सारी कार्स उस ऑटो के सामने आ जाती हैं। तो जो ऑटो वाला था वो ब्रेक लगा देता है। तो जो ईशानवी थी वो जैसे ऑटो से निकलती है, जो सारे के सारे बॉडीगार्ड्स थे वो ईशानवी को चारों तरफ से घेर लेते हैं और अम्ब्रेला लगा देते हैं उसके ऊपर। तो जो ईशानवी थी उस ऑटो ड्राइवर की तरफ देखती है और फिर अपने पॉकेट से थोड़े रुपए निकालती है। लगभग 4-5 हज़ार तक रुपए होंगे और वो सीधे उस ऑटो ड्राइवर के हाथ में रख देती है और कहती है, थैंक यू सो मच। ना कहते हुए जो ईशानवी थी वो अपनी कार में आकर बैठ जाती है। जो ऑटो ड्राइवर था वो बस मुँह फैलाए हुए देख रहा था, जब तक ईशानवी की कार वहाँ से चली नहीं जाती है। इधर दूसरी तरफ जो आरज़ू होती है वो अपने घर के बाहर पहुंच जाती है, और बारिश में गिरने की वजह से उसके कपड़े थोड़े से गंदे हो चुके थे और कमर में मोच आने की वजह से वो थोड़ा सा सही से नहीं चल पा रही थी। तो वो धीरे से आती है दरवाजे के पास और डोर बेल बजाती है। जैसे ही वो डोर बेल बजाती है तो उसकी जो अम्मी थी वो दरवाज़ा खोलती है और देखती है ऊपर से नीचे तक आरज़ू को और कहती है, या अल्लाह! क्या हुआ आरज़ू बेटे, और आपके कपड़े इतने गंदे कैसे हैं? अम्मी हम अंदर आ जाएँ पहले? हाँ, तुम अंदर आओ ना। और ये क्या हुआ है बेटे आपको? अम्मी कुछ नहीं, वो हम बारिश में गिर गए थे इसीलिए। चोट तो नहीं लगी ना आपको? नहीं अम्मी, चोट नहीं लगी है। इतना कहते हुए जो आरज़ू होती है वो घर के अंदर आती है तो देखती है
सोफ़े पर उसके अब्बू, हमज़ा और उसकी फुफ्फू बैठी हुई थी। इधर वो देखती है फुफ्फू की तरफ और कहती है, अस्सलाम वालेकुम फुफ्फू। वालेकुम अस्सलाम। इतनी देर से कहाँ से आ रही हो? बेटा, कुछ नहीं फुफ्फू, वो हम कॉलेज से आ रहे हैं। कॉलेज से आ रही हैं आप आरज़ू? मैं इधर जो उसकी फुफ्फू थी वो एक आईब्रो ऊपर करते हुए देख रही थी आरज़ू की तरफ। तभी आरज़ू कहती है, जी फुफ्फू हम कॉलेज से ही आ रहे हैं। झूठ बोल रही हैं आप आरज़ू? नहीं फुफ्फू हम झूठ नहीं बोल रहे। अच्छा तो आप झूठ नहीं बोल रही हैं। हमज़ा ज़रा बताएं आप बेटे कि आप अभी कॉलेज सिलवाने गए थे थोड़ी देर पहले। वहाँ तो पता चला कि आप कॉलेज में थी ही नहीं। कहाँ गई थी आप आरज़ू बेटे? इतना कहते हुए जो हमज़ा की अम्मी यानी कि आरज़ू की फूफू थी वो थोड़ा-सा शक की निगाहों से देख रही थी। तभी जो हमज़ा के अब्बू होते हैं वो अपनी बहन की तरफ देखते हुए कहते हैं, यमुना शांत बैठ जाओ। अभी आई है मेरी बच्ची थकी हुई तो उसे थोड़ा-सा आराम करने दो और बेटे आरज़ू आप जाएँ, आप कपड़े बदल ले जाकर। और ठंड भी लग गई होगी, बाहर इतनी तेज़ बारिश हो रही है। एक काम करें बेगम, आप ज़रा चाय बना लें। जी, हम आते हैं। इतना कहते हुए जो आरज़ू की अम्मी होती हैं वो किचन में चाय बनाने के लिए चली जाती है। इधर जो आरज़ू होती है वो एक बार देखती है हमज़ा की तरफ फिर अपने रूम में आ जाती है। जो हमज़ा था वो आरज़ू को ही देख रहा था। इधर जो आरज़ू आती है वो कमरे में और खड़ी होती है आकर मिरर के सामने और देखती है खुद की तरफ मिरर में। तो उसे बस वही सारी चीज़ें याद आ रही थी जो आज उसके साथ हुई थी। बेडरूम में ईशानवी के ऊपर गिरना और ईशानवी का उसके ऊपर गिरना सारी चीज़ें वो याद आ रही थी। वो कहते हैं ना कि हम जिसको दिमाग से निकालने की कोशिश करते हैं वही चीज़ बार-बार हमें याद आती है। भले जितनी ही कोशिश कर लें कि हम उस इंसान को भूल जाएँ, पर दिमाग वो हमें भूलने ही नहीं देता है और जस्ट आरज़ू का था। वो ईशान्वी को भूलना चाहती थी पर ईशान्वी उसे अब हर पल याद आने लगी थी। तो जो आरज़ू होती है वो अब खुद को मिरर में ना देखते हुए सीधे आती है कबर्ड की तरफ और अपने कपड़े निकालते हुए सीधे बाथरूम की तरफ चली जाती है। इधर थोड़ी देर बाद वो कपड़े चेंज करके आती है रूम में और सीधे फिर लिविंग एरिया में अपने अब्बू के पास आकर बैठ जाती है। इधर उसके अब्बू कहते हैं, अब ठीक है ना आप आरज़ू? जी अब्बू हम बिल्कुल ठीक हैं। तभी हमज़ा कहता है, कहाँ थी आप आरज़ू? हम आपके कॉलेज गए थे आपको लिवाने के लिए, जैसे हमारी ड्यूटी ख़त्म हुई थी। आप कहाँ थी? वहाँ तो आप हमें नहीं दिखी। वो हमज़ा हम झूठ नहीं बोलने आरज़ू प्लीज़, झूठ ना बोलें हमसे। सच-सच है वो बताएँ। वो हमज़ा हम वो जो 2 लड़कियाँ थी उनके घर गए थे। क्या? आप उनके घर गई थीं? तो जो अब्बू होते हैं आरज़ू के वो भी देखते हैं आरज़ू की तरफ और कहते हैं, क्या? बेटे आप उनके घर गई थीं? आप जानती हैं वो कितनी बदतमीज़ लड़कियाँ हैं? उन्होंने हमारे साथ क्या किया है ये आप अच्छी तरीके से जानती हैं, फिर भी आप उनके घर गई थीं? अब्बू हमें काम था, यूनिवर्सिटी का थोड़ा-सा काम था इसीलिए हम गए थे। आपसे हमने फ़ोन करके पूछा तो था कि अब्बू अ, हमारी जो चेयरमैन है उनका बर्थडे है 4-5 दिन बाद तो हमें जाना होगा। हमने आपको बताया तो था। हाँ, आपने ये बताया था और हमने आपको इजाज़त भी दे दी थी जाने के लिए, पर आपने हमें ये नहीं बताया कि आप उन दोनों लड़कियों के घर जा रही हैं। अब्बू हमें माफ़ कर दीजिए, हमें ये नहीं पता था, हमें ये चीज़ बाद में पता चली। हम उसके लिए आपसे माफ़ी माँगते हैं अब्बू। अरे बेटा, माफ़ी माँगने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका काम है जो आप अच्छे से कर रही हैं। वैसे कब जा रही हैं आप ट्रिप पर? अब्बू हम परसों सुबह निकल जाएँगे। अच्छा ठीक है। अच्छे से ख़्याल रखना अपना। हुँ? जी अब्बू। तभी हमज़ा कहता है, कैसी ट्रिप आरज़ू? आपने हमें नहीं बताया इस बारे में? इधर जो आरज़ू थी वो देखती है हमज़ा की तरफ और कहती है, हमज़ा वो हमें यूनिवर्सिटी की तरफ से ट्रिप जानी है। हमारे चेयरमैन का बर्थडे है तो उन्होंने मुझे इनविटेशन कार्ड दिया है तो हमें जाना होगा। आप नहीं जाएँगी आरज़ू?
हम क्यों नहीं जाएँगे हमज़ा? अब्बू ने हमें परमिशन दे दी है, पर मैंने नहीं दी ना आरज़ू, हमने नहीं दी ना आपको परमिशन तो आप नहीं जाएँगी। और मामू जान, आप कैसे जाने दे सकते हैं आरज़ू को अकेले? क्यों नहीं जाने दे सकते हमज़ा बेटे? मामू जान, पर 4-5 दिन के लिए आरज़ू का बाहर रहना ठीक नहीं होगा। क्या कहेंगे आस-पास के लोग? क्या कहेंगे आस-पास को लोग हमसे? हमें भी बताएँ कि क्या कहेंगे आस-पास के लोग? मामू जान, आप पे वैसे भी बहुत सारे इल्ज़ाम लगे हैं और अगर इस मौके पे आप आरज़ू को भेज देंगे 4-5 दिनों के लिए तो लोग सवाल उठाएँगे। कौन सवाल उठाएगा? हम अपनी बच्ची की खुशी देखेंगे जिसमें वो खुश है। हमें समाज की परवाह नहीं है कि समाज हमारे बारे में क्या सोचते हैं। और उम्मीद करते हैं आप भी अच्छी तरीके से समझ गए होंगे हम सब, और अगली बार हमारी बेटी को रोकने की कोशिश मत कीजिए। अभी आपका निकाह आरज़ू से नहीं हुआ है, समझे आप? हाँ, कहते हैं जो आरज़ू के अब्बू होते हैं वो देखते हैं हमज़ा की तरफ। आरज़ू अपने अब्बू और अम्मी की इकलौती लड़की थी, इसीलिए वो बहुत प्यारी थी। वो होता है ना कि अगर आपका इकलौता बच्चा है तो उस पे पूरी जान वार दो। तो जस्ट आरज़ू के अम्मी और अब्बू ने उस पे अपनी जान वार दी थी। इधर यमुना कहती है, भाईजान वैसे हमज़ा ने कुछ गलत नहीं कहा। अब अब ये भी मत बोलिए कि हमज़ा और आरज़ू की मंगनी हो चुकी है तो हमज़ा के कुछ हक भी बनते हैं आरज़ू पे। उससे भी इजाज़त लेनी चाहिए आरज़ू को। इधर आरज़ू के अब्बू कहते हैं, अभी आरज़ू हमारी बच्ची है यमुना, अभी निकाह हुआ नहीं है। जब होगा तो हमारे घर से रुखसत होकर जाएगी हमारी बेटी, उस दिन आपकी होगी, पर फिर भी वो हमारी बेटी रहेगी। समझी आप यमुना? जी भाईजान। इतना कहते हैं जो यमुना होती है वो एक बार देखती है हमज़ा की तरफ और फिर देखती है आरज़ू की तरफ। तभी जो उसकी अम्मी होती हैं आरज़ू की, वो चाय लेकर आती है और टेबल पे रखते हुए कहती हैं, दीदी और हमज़ा बेटे चाय लीजिए और आप भी लीजिए। इतना कहते हुए वो देखती है अपने शौहर की तरफ। इधर ये लोग चाय पीने लगते हैं, बट जो हमज़ा था उसे आरज़ू का अकेले जाना पसंद नहीं आ रहा था, और ख़ासकर इन 4-5 दिनों के लिए तो हमज़ा थोड़ा-सा अपसेट था। इधर दूसरी तरफ कपूर मैंसन में जो ईशानवी थी वो गीले कपड़ों में पहुंचती है तो देखती है कि जो बानी और खुशबू थे ये सोफे पे बैठे हुए ईशानवी का ही इंतज़ार कर रहे थे। तो जैसे ये दोनों लोग देखते हैं ईशानवी को, वो खड़े होते हैं। इधर खुशबू कहती है, ईशानवी तुम भीग कैसे गई बेटा? तो कहती है जो खुशबू होती है वो आती है ईशानवी के पास। इधर ईशानवी कहती है, कुछ नहीं छोटी माँ, वो बस ऐसे ही बारिश में। अच्छा, वैसे कहाँ गई थी तुम? कुछ नहीं छोटी माँ, थोड़ा सा काम था इसलिए बाहर गई थी। क्यों, कुछ काम है आपको? नहीं, कुछ काम नहीं है। वैसे बानी छोड़ आई थी ना आरज़ू को? जी छोटी माँ, बानी छोड़ आई थी आरज़ू को, आपके पीछे पीछे चली गई थी कार लेकर। हाँ हाँ, चलो ये सब छोड़ो ईशानवी, जाओ कपड़े बदल लो जाकर वरना सर्दी लग जाएगी। तब तक मैं डाइनिंग टेबल पे डिनर लगवाती हूँ, और मैं बैंडेज भी कर दूँगी आके। नहीं छोटी माँ, मैं मिरर में देख के कर लूँगी, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी आती हूँ। इतना कहते हुए जो ईशानवी होती है वो अपनी रूम की तरफ चली जाती है, बट एक बार मुड़कर देखती है बानी की तरफ। इधर जो बानी थी वो ईशानवी की तरफ देखकर स्माइल करती है। अभी जो ईशानवी थी वो अपने कमरे में आने का इशारा करती है बानी को। इधर बानी कहती है, मॉम मैं अभी आती हूँ। कहाँ जा रही हो तुम? मॉम, ईशानवी के रूम में। अच्छा जाओ, पर आ जाना और उसे जल्दी लेकर आना। जी मॉम। ना कहते हुए जो पानी थी वो भाग जाती है ईशानवी के रूम की तरफ। वो जो ईशानवी थी वो बाथरूम में चली गई थी तब तक। फिर वो कपड़े चेंज करती है और आती है पानी के सामने और कहती है, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ।
मॉम फिर से एक लड़की को अभी लेकर आई थी मेरे लिए। उसने बिकनी पहन रखी थी। अब कौन बताए यार, जब उस चीज़ का मुझ में कुछ है ही नहीं तो कहाँ से आएँगी फीलिंग्स? तुम समझाओ ना मॉम को। मैं कैसे समझा सकती हूँ? कुछ दिन का बुखार है, उतर जाएगा छोटी माँ पे। नहीं उतरेगा ईशानवी, तुम देखना। और तुम्हारा सही है यार, तुम्हारा सही है। कम से कम तुम्हें लड़कियाँ तो पसंद आती हैं, मुझे आती ही नहीं है। किसने कहा मुझे लड़कियाँ पसंद आती हैं? हाँ, मैं तो भूल गई थी। तुम्हें ना ही लड़के पसंद आते हैं, ना ही लड़कियाँ पसंद आती हैं। तुम्हें तो इंसान ही नहीं पसंद आते हैं। इतना कहते हुए वो बेड पर लेट जाती है। तो जो ईशानवी थी वो घूर-घूर के देख रही थी। तभी जो वानी थी वो फिर से खड़ी हो जाती है और कहती है, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। मैं जानती हूँ मेरी ज़ुबान कुछ ज़्यादा चलती है। आई एम सो सॉरी। वैसे आरज़ू को घर छोड़कर आ गई थी तुम? नहीं। क्या नहीं? कहाँ छोड़ के आ गई तुम? कहीं मार-वार तो नहीं दिया है तुमने? पागल हो क्या तुम? मैं नहीं मारती किसी को। ओह हाँ, वो तो बड़े ताऊ जी का काम है। अ, वैसे कहाँ छोड़कर आ गई तुम? कहीं गुस्से में तो कार से तो नहीं उतार दिया तुमने? नहीं। फिर क्या हुआ? कुछ नहीं, वो अचानक से कार का पेट्रोल ख़त्म हो गया था तो वो बीच रास्ते में उतर गई और फिर हमारे बीच थोड़ा-सा लड़ाई झगड़ा हुआ। उसके बाद वो चली गई ऑटो में बैठ के। क्या? लड़ाई झगड़ा? कार में भी? मतलब तुम लोग यहाँ पूरे दिन तो लड़ते ही रहते हो और कॉलेज में लड़ते ही रहते हो और कार को भी नहीं छोड़ा। वो क्या वो ईशानवी, तुम्हें नहीं लगता तुम आरज़ू से कुछ ज़्यादा ही अटैच हो रही हो? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है ईशानवी। इतना कहते हुए जो बानी थी वो ईशानवी के चारों तरफ घूमने लगती है। इधर जो ईशानवी होती है इस बात पे घूर के देखती है बानी को। इधर जो बानी जो चक्कर लगा रही थी वो चुपचाप खड़ी हो जाती है और कहती है, हाँ सॉरी, ठीक है अब चलो। तुम्हारा तो बैंडेज रह गया ना, तुम कर लेना, मुझसे खून खराबा नहीं देखा जाता ना। कहते हुए जो बानी होती है वो चली जाती है। इधर जो ईशानवी थी वो आती है मिरर के सामने और फर्स्ट एड किट निकालती है और ड्रेसिंग करती है अपने फोरहेड पे जहाँ पे उसे चोट लगी थी। इधर वो ड्रेसिंग करके आती है नीचे और डाइनिंग टेबल पे बैठ जाती है। तभी खुशबू कहती है, ईशानवी बेटा, वो ईशानी मैम का कॉल आया था। वो कह रही थी कि ये लास्ट ईयर कंप्लीट होने के बाद तुम कपूर्स के बिजनेस में एंट्री ले लो। अब बिज़नेस इसके बाद तुम्हें सँभालना होगा, ये लास्ट ईयर कंप्लीट होने के बाद। जी छोटी माँ, मैं भी यही सोच रही थी। इधर जो खुशबू होती है वो अब देखती है बानी की तरफ। इधर जो बानी खा रही थी वो अपनी थोड़ी-सी आँखें ले जाकर देखती है ईशानवी की तरफ जो उसे ही देख रही थी। और फिर देखती है खुशबू की तरफ, जो खुशबू थी वो भी उसे ही देख रही थी। इधर अ, बानी कहती है, क्या हुआ? आप लोग मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रही हो? इधर खुशबू कहती है, तुम्हारा कुछ है कि तुम बिजनेस करना चाहती हो या नहीं? अभी तुमने कहा था कि तुम लाइफ में सेटल होना चाहती हो, पर मुझे तो पता है तुम बिल्कुल अपने पापा पे गई हो। बिजनेस से तुम्हारा दूर दूर तक कोई नाता नहीं है ना? मैं तो ईशानी भी पे प्राउड करती हूँ। ये बिल्कुल ईशानी मैम की तरह बिजनेस संभालेगी, देखना। तभी वानी कहती है, मॉम, ईशानवी के होते हुए और बट बिग बी की होते हुए और मेरे पापा भी तो बिजनेस करती है ना, तो मुझे किस बात की टेंशन। हम लोगों के पास इतना पैसा है ना कि हम लोग साथ कुछ बैठ के खा सकते हैं मॉम। तो बेकार की मेहनत मैं क्यों करूँ मॉम? और मेरे पास टैलेंट है ना खुद का। क्या टैलेंट है बानी बेटा, ज़रा मुझे भी बताओ। वो मॉम, मेरे पास फ़ोटो खींचने का टैलेंट है ना, मैं फ़ोटोग्राफ़र बनूँगी। हाँ, तुम्हारी मेरी आयशा पेंटर थी और तुम फ़ोटोग्राफ़र बनना। चुपचाप बिज़नेस में कदम रख लेना ये लास्ट ईयर कंप्लीट होने के बाद। मॉम प्लीज़, ये मत बोला करो ना, हर बार ज़बरदस्ती, बानी ये, बानी वो, बानी ये करो, बानी वो करो। मॉम प्लीज़। अच्छा, तुम पे ही प्रेशर रहता है क्या? ईशानवी पे नहीं रहता?
ईशान्वी की इतना प्रेशर तो तुम पे नहीं रहता है। देखा है ईशान्वी को कितनी डिसिप्लिन से रहती है, उस पर तुमसे ज़्यादा प्रेशर है। ईशानी मैम ने कहा कि लंदन जाओ, वहाँ जाके पढ़ाई करो। वो चुपचाप बिना एक क्वेश्चन किए सीधे लंदन गई, वहाँ से पढ़कर आई। और फिर ईमा मैम की रिक्वेस्ट करने के बाद ईशानी मैम ने उसे झांसी में नहीं रखा पर इंदौर में रखा। वहाँ भी ईशानी ने एक बार भी क्वेश्चन नहीं उठाए, समझे। और तुम्हारा हर बार का ड्रामा रहता है। उससे डिसिप्लिन में रहना सीखो। ओ मॉम प्लीज़, अब खाना खा लेने दो चैन से। इतना कहती हूँ, जो बानी होती है वो खाना खाने लगती है। तभी जो ईशानी होती है इस बात पे स्माइल करती है। स्माइल ईशानी कभी कभी ही करती थी, पर जब भी करती थी ईशानी बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगती थी, बहुत ही ज़्यादा। ये नहीं था कि उसे बानी की तरह इंजॉय करना नहीं आता था, पर वही होता है कि हम उस शख्स के साथ इंजॉय करते हैं जिससे हमारी दुनिया बसी होती है। और ईशानी बिल्कुल ईशानी पे गई थी, सिर्फ पैसा पैसा पैसा, पावर। ईशान्वी को प्यार ही नहीं मिला था बचपन से, ना ही ईवा का मिला था और ना ही ईशानी का। ईशानी ने हमेशा ईशान्वी को खुद से दूर रखा कि कहीं ईशान्वी मेरी तरह ना बन जाए। पर खून का असर इतनी जल्दी कहाँ उतरता है। जो ईशान्वी थी वो बिल्कुल ईशानी पे ही गई थी। हाँ, गुण कुछ ईवा वाले थे कि लड़कियों पे हाथ नहीं उठाना और इतनी जल्दी कुछ ना कहना, वो वाले गुण थोड़े ईवा के आए थे। पर ईशान्वी का डीएनए कुछ ज़्यादा ही आ गया था ईशानी में, इसीलिए वो ईशानी की तरह स्ट्रिक्ट थी। इधर इन लोगों का ऐसे ही बात करते हुए डिनर हो जाता है। इधर जो ईशान्वी होती है वो आती है अपने रूम में और सीधे बेड पर लेट जाती है। तो जो बानी थी वो भी लेट जाती है और कुछ देर बाद वो सो जाती है। इधर जो आरज़ू थी वो भी सो गई थी। तभी जो ईशान्वी है वो एक जगह पे खड़ी हुई थी और किसी को मार रही थी। तभी उसके कनपटी पे बहुत ही तेज चाटा पड़ता है और वो देखती है तो सामने धुंधला धुंधला सा फेस दिखाई दे रहा था और कुछ आवाज़ सुनाई दे रही थी। कमज़र्फ, मगरूर, घमंडी और पत्थर दिल इंसान है आप, इतना उसके कानों में गूंज रहा था। तभी जो ईशानी होती उसकी आंखें अचानक से खुल जाती हैं। उसके फेस पे पूरा पसीना था और वो हाफ रही थी। तो जो ईशानी है अपने दिल पे हाथ रखते हुए कहती है, इस लड़की को ना मैं देख लूँगी मैं ना। कहते हुए जो पास ही में जग में पानी रखा हुआ था वो ग्लास में लेती है और पीती है। एक ही सांस में वो पूरा पानी पी जाती है और फिर थोड़ा सा रिलैक्स करती है और सोने की कोशिश करती है। उधर 1-2 घंटे बाद उसे नींद आ जाती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग इधर जो आरज़ू थी वो उठ चुकी थी, वो नमाज़ पढ़ती है और फिर आती है बाहर की तरफ और कहती है, अब्बू हम यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, पर हम जल्दी आ जाएंगे आज। ठीक है, संभल के जाना बेटे आरज़ू। जी अब्बू, हम संभल के जाएंगे। अम्मी बाय। इधर कहते हुए जो आरज़ू होती है फिर वहाँ से चली जाती है और एक ऑटो लेती है और यूनिवर्सिटी की तरफ निकल जाती है। दूसरी तरफ जो ईशान्वी और बानी थे ये लोग अपने अपने रूम में पैकिंग कर रहे थे। पहले तो सर्वेंट करने वाले थे पर अब ये लोग खुद ही पैकिंग कर रहे थे। तो जो खुशबू थी उसने भी सारी ज़रूरत का सामान खुद का रख लिया था क्योंकि कल इन्हें मॉर्निंग में ही ट्रेन से मुंबई जाना था और फिर मुंबई से सीधे शिप पे। अब ये 4-5 दिनों के लिए शिप पे ही रहने वाले थे समुद्र में। इसीलिए जो ये लोग होते हैं वो सारी पैकिंग कर रहे थे। इधर दूसरी तरफ जो आरज़ू थी वो यूनिवर्सिटी पहुंच चुकी थी और जिन जिन बच्चों को ले जाना था उसे उनको इन्फॉर्म कर देती। पहले ही सैम्पी मैम ने कर दिया था पर फिर भी आरज़ू एक बार उन्हें इन्फॉर्म कर देती है। इधर ऐसे ही आज उसका पूरा दिन गुजर जाता है। हाँ, ईशान्वी क्लास में नहीं थी तो शांति से ही उसकी क्लासेस गुजर रही थी।
इधर ऐसे ही आज आरज़ू का आधा दिन बीत जाता है। इधर वो हाफ़ टाइम से छुट्टी लेकर अपने घर चली जाती है क्योंकि उसे पैकिंग भी करनी थी कल के लिए। इसलिए वो जाती है अपने घर। इधर वो पैकिंग कर ही रही थी, तभी उसकी अम्मी दरवाज़े पे नॉक करते हुए कहती हैं, "बेटे आरज़ू, हम अंदर आ जाएँ?" "जी अम्मी।" "आप पूछती क्या हैं? आ जाया करें ना।" "हाँ, बेटे ये लो।" "क्या है अम्मी इसमें?" "इसमें आपके लिए ना आपके अब्बू अली लाए हैं।" "क्या अभी अली लाए हैं अब्बू?" "जी आरज़ू बेटे, आपके लिए आपके अब्बू अली लाए हैं।" अम्मी आप जानती हैं ना ये हमारा कितना पसंदीदा है। हम इतना कैसे हुए जो आरज़ू थी वो जल्दी से अपनी अम्मी के हाथों से वो जो लाई थी, एक स्वीट होती है, एक मिठाई होती है जो ज़्यादा फ़ेमस होती है, वो लाई थी और वो तुरंत आरज़ू होती है वो अपनी अम्मी के हाथों से छीन लेती है और खाने लगती है और कहती है, "अम्मी बहुत ही लज़ीज़ है, आप भी खाएँ ना।" इतना कहते हुए वो अपनी अम्मी को खिलाती है। "अब्बू ये कब लाए थे अम्मी?" "अभी। उन्हें पता था कि आपको पसंद है इसीलिए वो लाए थे।" "ओह थैंक यू अम्मी। अब्बू को मेरी तरफ से शुक्रिया कहना। वैसे अब्बू गए कहाँ हैं?" "तुम्हारे अब्बू अपने लिए नई जॉब तलाशने गए हैं, आते ही होंगे।" "अब अम्मी आप चिंता ना करें, मैं हूँ ना, आप चिंता ना करें। अब्बू को जॉब मिल जाएगी और जब तक नहीं मिलती है, मैं हूँ ना खर्चा उठाने के लिए, सारा सब कुछ है हमारी बेटी, इसीलिए तो हमें चिंता नहीं है। जब तक आप हैं ना आंसू, हमें ज़रा सी भी चिंता नहीं है, ठीक है? अपना सामान पैक कर लें, तब तक हम आपके लिए लंच लगाते हैं।" "नहीं अम्मी, हमें भूख नहीं है, हम तो उमली ही खाएँगे।" "हाँ, हाँ, खा लीजिए, आपके अब्बू ने आपके लिए फ्रिज में और ला के रखा है, और भी एक स्वीट है।" "और क्या स्वीट है अम्मी?" "है कुछ, वो हम आपके बैग में पैक कर देंगे सुबह, ठीक है? तब तक उसे फ्रिज में रहने दीजिए वरना ख़राब हो जाएगा, और कल शाम तक उसे खा लेना है, समझी आप?" "जी अम्मी, पर बता तो दें।" "नहीं, ये तुम्हारे लिए सरप्राइज़ है, ठीक है? हम चलते हैं।" मैं कहती हूँ जो अम्मी होती है उसकी, वो बाहर निकल आती है, इधर जो आरज़ू होती है वो उमली खाती है और फिर अपना सामान पैक करने लगती है। इधर ऐसे ही सामान पैक हो जाता है, जो आरज़ू होती है वो अपना लंच करती है और दूसरी तरफ जो ईशानवी थी और वानी थे, इन्होंने अपना जो सारा सामान था वो पैक कर लिया था और दोनों लोग आज एक साथ टेरेस पर बैठे हुए थे। इधर जो ईशानवी है वो भी कुछ सोच रही थी, इधर जो वानी है वो भी कुछ सोच रही थी। तभी ईशानवी वानी की तरफ देखते हुए कहती है, "क्या हुआ वानी?" इधर वानी कहती है, "और क्या हुआ? मुझे अपनी लाइफ की बड़ी टेंशन है ईशानी। अगर मॉम की मर्ज़ी चल गई तो? अगर पापा की तरह उन्होंने मेरी भी ज़बरदस्ती शादी करा दी तो? अपने यहाँ तो रिवाज है ना, ज़रूरी नहीं है रिवाज आगे भी चले। और तुम चिंता मत करो ना, जब तक मैं हूँ तुम्हारी शादी लड़की से नहीं होगी जिसे तुम पसंद करोगी ना, मैं प्रॉमिस करती हूँ उसकी शादी तुमसे ही होगी, समझी? तुम्हारी शादी उससे ही होगी जिसे तुम पसंद करोगी, ठीक है? इतना तो भरोसा है ना मुझ पर?" "बिल्कुल, तुम पे मुझे ना अपनी जान से ज़्यादा भरोसा है सानवी, जान से ज़्यादा भरोसा है।" इतना कहते हुए जो वानी होती है वो ईशानवी का फेस पकड़ती है और थोड़ा-सा साइड में करती है और उसके चीक्स पे हल्की-सी किस करती है। इधर यही चीज़ ईशानवी को पसंद नहीं थी कि कोई इतने उसके चिपके, ये चीज़ उसे बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसीलिए वो अपना हाथ लेती है और वानी को थोड़ा-सा दूर करती है और कहती है, "प्लीज़ स्टे अवे, ओके?" इधर जो वानी होती है बस हाँ में सिर हिलाती है। उसे बिग बी और ईशानवी की ज़ुबान पे पूरा भरोसा था कि अगर इन्होंने मना कर दिया तो शायद कोई कायनात इन दोनों को नहीं रोक सकती। इसीलिए वो अब चिंता मुक्त हो चुकी थी। इधर वानी खड़ी होती है और कहती है, "ईशानवी, इसी खुशी में।" "क्या इसी खुशी में?" "कुछ नहीं, चुपचाप चलो नीचे, छोटी माँ इंतज़ार कर रही हैं।" इतना कहते हुए जो ईशानवी होती है वो खड़ी होती है, तभी वानी कहती है, "कल हमारे साथ प्रोफ़ेसर आरज़ू भी आ रही हैं।"
इधर जैसे ही ये नाम ईशान्वी सुनती है ना, वो भूल गई थी सुबह से, पर जो बानी होती है वो जले पे नमक छिड़कने जैसा काम कर रही थी। तो जो ईशान्वी वो पलट कर देखती है बानी की तरफ और कहती है, तो तो मुझे क्या? जैसे सारे टीचर्स आएंगे, स्टूडेंट्स आएंगे, वैसे वो भी आएगी, मुझे इससे क्या? ओह रियली ईशान्वी, तुम्हें कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा अगर प्रोफेसर आरजू आएंगी? मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो आए या ना आए। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ नयन का क्या हाल है? मुझे क्या पता, उसका कॉल आया था जब मेरी चोट लगी थी, मैंने कह दिया कि मैं ठीक हूँ, बस। तुम्हारे दिल में नयन के लिए सच में कुछ नहीं है ईशान्वी? मेरे लिए किसी के दिल में किसी के लिए कुछ भी नहीं है, समझी? ओह सच में? हाँ, और नयन सिर्फ मेरी कज़न है और कुछ नहीं, मोनिका मासी की बेटी है वो, इसके अलावा कुछ नहीं, और अच्छी दोस्त है। उसके अलावा मैंने उसे कभी ना कुछ कहा है और ना ही कुछ जताया है और ना ही कोई हक दिया है। वो बस मेरी फ्रेंड है और कुछ नहीं, समझी? हाँ हाँ समझ गई। पर अगर बिग बी ने और ईवा मैम ने तुम्हारी शादी उसके साथ करा दी तो? शादी मेरा खुद का डिसीजन होगा, ना ही मॉम का होगा और ना ही डैड का। शादी मेरा खुद का डिसीजन होगा कि मुझे करनी भी है या नहीं करनी है, वो मेरा खुद का डिसीजन होगा। हाँ ये तो है ईशान्वी, पर ये डिसीजन तुम्हारा होगा कि तुम्हें किस लड़की से शादी करनी है। ये डिसीजन तुम्हारा कभी नहीं होगा कि तुम्हें शादी करनी है या नहीं करनी है। तुम्हें शादी तो करनी ही होगी, समझी ईशान्वी? इतना कहते हुए ईशान्वी की तरफ देखती है तो जो ईशान्वी थी वो कुछ नहीं बोलती है और सीधे आ जाती है नीचे और अपने रूम में चली जाती है। फिर जो वानी थी वो भी छोटी सी स्माइल करते हुए आती है नीचे। उसको तो बिल्कुल चिंता मुक्त हो चुकी थी क्योंकि ईशान्वी ने उसे ज़ुबान दी थी और ईशान्वी की ज़ुबान पे उसे पूरा भरोसा था, क्योंकि ईशान्वी ने एक बार जो कह दिया वो उसने कह दिया, इसीलिए वो बिल्कुल निश्चिंत हो चुकी थी। इधर जो बानी है वो आराम से आती है रूम में, तभी खुशबू उस रूम में आते हुए कहती है, क्या कर रही हो यहाँ पे? मॉम आराम कर रही हूँ। ईशान्वी कहाँ है? मॉम वो अपने कमरे में आराम कर रही है। अच्छा, वैसे मैं कहती हूँ जो खुशबू होती है वो बैठ जाती है आ, बानी के पास। इधर बानी कहती है, जी मॉम कुछ काम है? नहीं कुछ काम नहीं बेटा, वो मैं कह रही थी कि तुमने पूछा क्या? मॉम अरे नयन और ईशान्वी के बारे में। मॉम नयन और ईशान्वी के बीच में कुछ नहीं है, वो जस्ट फ्रेंड्स हैं। अच्छा, फिर और कोई पसंद आई है लड़की ईशान्वी को? मॉम आप उसके पीछे हाथ धो के क्यों पड़े हो? कहीं आपका प्लान ये तो नहीं कि आप ईशान्वी की जबरदस्ती शादी कराने पे तुले हुए हो मॉम? ऐसा मत सोचना मॉम। इधर जो खुशबू होती है वो कुछ नहीं कहती और खड़ी हो जाती है और कहती है, मैं ईशान्वी की शादी क्यों फोर्सफुली कराऊंगी? बिल्कुल नहीं। और तूने बैग पैक कर लिया? जी मॉम बैग पैक कर लिया, अब मैं थोड़ा आराम कर लूँ। हाँ तुम आराम कर लो, तब तक मैं शैम्पी से बात करती हूँ कि मॉर्निंग में कितने बजे निकलना है। इतना कहते हुए जो खुशबू होती है वो आती है नीचे और शैम्पी से थोड़ा बहुत बात करती है और कल कितने बजे निकलना है ये सारी चीज़ें क्लियर करती है। इधर ऐसे ही आज का दिन होता है वो बीत जाता है। अब रात हो चुकी थी, जो बानी और ईशान्वी थे ये सब लोग अपना डिनर करके फिर अपने कमरे में सोने चले जाते हैं, क्योंकि कल इन्हें पूरा जगना था, इसीलिए अब तो सोना ही पड़ेगा, इसीलिए ये लोग सो गए थे। दूसरी तरफ जो आरज़ू थी वो भी सो गई थी। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जो ईशान्वी और बानी थे, खुशबू, ये लोग तैयार हो चुके थे और अपना जो सामान होता है वो सर्वेंट से कहकर कार में रखवा रहे थे। फिर ये लोग फिर कार में बैठते हैं और स्टेशन की तरफ निकल जाते हैं। दूसरी तरफ जो आरज़ू थी वो भी हमज़ा के साथ बाइक पे बैठकर आ रही थी स्टेशन की तरफ।
जो ईशानवी है उसकी कार थोड़ी देर बाद स्टेशन पे पहुंच जाती है तो देखती है बहुत सारे स्टूडेंट्स की कार, बाइक और उनके पेरेंट्स उन्हें छोड़ने आए थे। और फिर वो देखती है कि शैम्पी की कार भी वहीं पार्क है। इधर जो ड्राइवर था वो कार को साइड में लगाता है और इधर ये लोग उतरते हैं अपना अपना सामान लेकर और आते हैं ट्रेन स्टेशन जहाँ पे ट्रेन रुकने वाली थी। इधर जो शैम्पी होती है वो देखती है खुशबू की तरफ और कहती है, खुशबू, टिकट तो तुमने बुक किए थे ना? हाँ शैम्पी, टिकट मैंने बुक किए थे। जिसका जो अपार्टमेंट होगा उसी में वो चले जाएंगे। अच्छा, पर जो टीचर्स हैं और ईशानवी और हमारा अपार्टमेंट एक ही रहेगा। हाँ मैं जानती हूँ शैम्पी, टीचर्स और ईशानवी और हमारा अपार्टमेंट एक ही रहेगा, बट कुछ टीचर्स का मैंने अपार्टमेंट कुछ स्टूडेंट्स के में भी कर दिया है। सिर्फ 2-3 टीचर्स हमारे अपार्टमेंट में रहेंगे, बाकी के दूसरे अपार्टमेंट में रहेंगे जिसमें और भी स्टूडेंट है। स्टूडेंट का ख्याल रखने के लिए भी टीचर होना चाहिए, है ना? इधर जो शैम्पी होती है वो हाँ में सिर हिलाती है इस बात पे। तभी वानी कहती है, मॉम, कुछ खाने को ले लो यहाँ से। इधर जो खुशबू होती है वो घूर के देखती है वानी की तरफ और कहती है, तुम्हारा दिमाग खराब है? स्टेशन पे तुम्हें कुछ लेने लायक दिख रहा है? मॉम, वो देखो बूढ़े अंकल टिक्की बेच रहे हैं, मैं ले लो थोड़ी सी। अनहाइजेनिक है वो, चुपचाप खड़ी रहो शांति से। इधर जो वानी थी अब वो कुछ नहीं बोल पाती, तो जो ईशानवी थी वो खड़ी ही थी। तभी पीछे से हमज़ा की आवाज़ उसके कानों में सुनाई देती है। जैसे ही उसके कानों में हमज़ा की आवाज़ जाती है ना, वो तुरंत पीछे पलट कर देखती है तो जो आरज़ू थी वो हमज़ा का हाथ पकड़े आ रही थी। पता नहीं क्यों, बट जो ईशानवी थी जैसे ही आरज़ू का हाथ हमज़ा के हाथों में देखती है ना, उसकी आंखें सुलग सी जाती हैं, उसकी आंखें टिक जाती हैं हमज़ा और आरज़ू के हाथ में, और जो उसकी मुट्ठी थी वो बंध जाती है। द जो वानी थी ये चीज़ नोटिस कर लेती है कि ईशानवी बहुत ही गुस्से से देख रही है इन दोनों की तरफ, पर वो समझती है कि शायद दुश्मनी होगी। इधर वानी कहती है, रिलैक्स ईशानवी रिलैक्स, ये हमज़ा हमारे साथ नहीं जा रहा है, प्रोफेसर आरज़ू बस हमारे साथ आ रही है। और तुम तो कह रही थी उन्हें तुमसे मतलब तुम्हें उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर क्यों इतना वो हो रही हो? छोड़ो ना। इतना कहते हुए जो मुट्ठी बांध रखी थी ईशानवी ने वो छुड़ा देती है और सामने देखने की कहती है। तो जो ईशानवी थी वो सामने देखने की कोशिश करती है, पर बार बार नज़र उसकी आरज़ू पे जा रही थी। तो जो आरज़ू है उसकी भी नज़र जाती है ईशानवी पे। तभी जो खुशबू होती है उसकी भी नज़र चली जाती है आरज़ू पे। फिर जो खुशबू थी वो बॉडीगार्ड से कुछ कहती है, तो जो बॉडीगार्ड होता है वो आता है आरज़ू के पास और कहता है, मैम आपको खुशबू मैम बुला रही है। इधर आरज़ू कहती है, आप चलें हम आते हैं। मैं कहकर वो देखती है हमज़ा की तरफ और कहती है, हमज़ा आप जाएं हम चले जाएंगे। सच में आरज़ू तुम चली जाओगी? नहीं तो मैं तुम्हें ट्रेन बिठा के जाऊँगा। नहीं हमज़ा, आपकी ड्यूटी का टाइम हो रहा है, आप जाएं, हम बैठ जाएंगे। जाएं आप, ठीक है, और अपना ख्याल रखना, ठीक है? जी हमज़ा। इतना कहते हुए जो आरज़ू थी वो हमज़ा की तरफ देख रही थी। तो जो हमज़ा है वो भी एक बार देखता है आरज़ू की तरफ, फिर वहाँ से चला जाता है। इधर जो ये सीन है जैसे ही ईशानवी देख रही थी ना भाई, उसके अलग ही लेवल पे आग लग रही थी और वो बस घूर घूर के आरज़ू की तरफ देख रही थी। इधर जो आरज़ू है वो आती है खुशबू के पास, अभी पीछे से पारुल मैम की आवाज़ आती है। इधर जो आरज़ू थी वो पीछे पलट कर देखती है और कहती है, पारुल मैम आप, आपने तो आने में लेट कर दी। इधर पारुल कहती है, हाँ वो मेरी ना कार ख़राब हो गई थी तो ड्राइवर अब कार को ले गया है, मैं चल कर आई हूँ तभी लेट हो गई। अच्छा कोई बात नहीं, पानी दूँ मैं आपको? नहीं नहीं नहीं, मैं कहती वो थोड़ा सा हाफती है। इधर जो शैम्पी थी और जो दो तीन टीचर और भी थे वो बच्चों को सारी चीज़ें समझा रहे थे कि कैसे क्या बैठना है और कहाँ पे कैसे उतरना है, वो सारी चीज़ें बच्चों को समझा रहे थे। उधर वो बच्चों को समझा ही रहे थे तभी अनाउंसमेंट होती है ट्रेन के आने की। इधर जो सारे लोग होते हैं अपना सामान
उठाते हैं। सो गाइस, आज की स्टोरी बस यही तक। देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, टाटा, सी यू, गुड नाइट, अपना ख्याल रखना।